हेलो स्टूडेंट, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 11th का फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 न्यूटोनियन मैकेनिक्स। न्यूटन के नाम पर पढ़ा है तो आपके लेसन का नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। आपके लेसन का क्या नाम है? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। क्या आप अच्छे से देख पा रहे हो? तो आप लगता है बहुत बेहतरीन ढंग से देख पा रहे हो। चलो कोई बात नहीं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चैप्टर 5 है 11th की फिजिक्स का। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूटोरियन, NEUTORIAN, न्यूटोरियंस मैकेनिक्स। डायनामिक्स इसे कह सकते हो। इसे डायनामिक्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, डायनामिक्स पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना। अब न्यूटन साहब का जन्म जब से हुआ था, जब तक मृत्यु हुआ था तब तक का एक खेल है। लगभग 1650 के आसपास का खेल है। यानी कि हमको जाना पड़ेगा 2020 से 16.5, 16.5, 17, 18, 19, 20, अरे 350 साल लगभग पीछे। 350 साल पीछे हमको ले जाएंगे सर जी? हम तो बूढ़े हो जाएंगे, वहाँ पता नहीं कैसे थे कैसे नहीं थे। अरे और युवा हो जाओगे भाई। यहाँ देखो न्यूटोनियन मैकेनिक्स अप्रॉक्स में कितना 1650 की बात चल रही है। 1650 से लेकर 1700 के बीच की बात चल रही है। अब यहाँ पे मुझे सन वन नहीं बताता, मैं तो याद नहीं करता वो सब। यही मतलब इसी के आसपास की बात है। न्यूटन साहब का कब जन्म हुआ था, कब मरण हुआ था, देख लो, उसी के बीच का खेल है। अच्छा, अब तक हमने क्या पढ़ा था? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ये तो बेस है ना। अब तक हमने क्या पढ़ा था? काइनामेटिक्स पढ़ा था। अब तक हमने क्या पढ़ा था? रिकैप की बात करूं तो काइनामेटिक्स पढ़े हो। अभी कोई वस्तु गति कर रही थी, कोई वस्तु मतलब कि मोशन में थी। इसका मतलब क्या? काइनामेटिक्स में क्या देखा था आपने? वस्तु रेस्ट में हो रही थी, कभी मोशन में, कभी ऐसे चल रही थी, कभी ऐसे चल रही थी, कुछ ऐसे कुछ था। यही सब पढ़ा था हमने काइनामेटिक्स में। रेस्ट मोशन पे था वस्तु। लेकिन अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, यह रेस्ट और मोशन किस कारण हुआ? डायनामिक्स या न्यूटोनियन मैकेनिक्स पढ़ने जा रहे हैं। यह रेस्ट या मोशन किस कारण से हुआ, कि क्या वजह हुई कि वस्तु रेस्ट में हुई या फिर मोशन में हुई। जैसे देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये मान लो ये कोई मतलब कि सरफेस है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, कोई ब्लॉक है। इसको यहाँ से यहाँ मतलब मोशन में आई, यहाँ से यहाँ हो गई। इसका स्टेट चेंज हो गया कह सकते हो सर, अवस्था चेंज हो गई, यहाँ से यहाँ चली गई। पहले यहाँ पे थी 1 पे, फिर 2 पे भाग गई है। तो यहाँ से यहाँ तक जाना एक काइनेमेटिक्स है। और आखिर यहाँ से यहाँ क्यों गई? यह डायनामिक्स है। यहाँ से यहाँ क्यों गई? ये डायनामिक्स है। हमको वही पढ़ना है, डायनामिक्स या ऐसे कह सकते हो न्यूटोनियन मैकेनिक्स। न्यूटन साहब ने बताया था ये सब। तो क्यों गई? क्योंकि इस पर एक फोर्स लगा होगा। इसका कारण क्या है भाई? इसका कारण है कि इस पर फोर्स लगा होगा। बस यही हमको पढ़ना है पूरे टॉपिक में। पूरे टॉपिक में हमको फोर्स ही तो पढ़ना है मेरे भाई। पूरे टॉपिक में हमको क्या पढ़ना है? ओनली फोर्स पढ़ना है। न्यूटन के लॉ में पूरा फोर्स के बारे में अध्ययन करना है। और फोर्स क्या होता है? फोर्स क्या होता है बेटा? एक ऐसा मतलब कि एक ऐसा काज है। फोर्स क्या है? काज है। फोर्स काज है, एक कारण है, एक वस्तु की अवस्था परिवर्तन का, यहाँ से वहाँ जाने का एक काज है। क्या है बेटा? अवस्था परिवर्तन का, चेंजिंग का। चेंजिंग काज किस चीज़ की? अवस्था उनकी चेंज कर देगा, वस्तु की अवस्था चेंज कर देगा। बल लगा ना, वस्तु मोशन किया है। क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पे हमने एक काज दिया है। काज मतलब कारण। कौन? बल लगाया है। क्यों रुका? बल लगा है। रुक रेस्ट में हो गया, वो काइनेमेटिक्स था। बट क्यों रुका? वो डायनामिक्स। हमको ही पढ़ना है, डायनामिक्स ही पढ़ना है। तो देखो जरा, फोर्स क्या होता है? मतलब कि फोर्स होता है कि मतलब कि एक काज होता है, एक कारण होता है मोशन वाली वस्तु को रोकने का, या रुकी हुई वस्तु को मोशन देने का फोर्स होता है। इसका बेटा अगर मैं बात बताऊं तो यूनिट क्या होता है? इसे क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा, इसलिए मैं थोड़ा भगा के यहाँ पे चलता हूँ। इसका यूनिट क्या होता है? तो बोलोगे सर जी न्यूटन होता है एसआई सिस्टम में, और
डायन कौन है? डायन सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक है सर जी, इतना तेज क्या है बोल रहे हो? चलो ये डायन होता है, सीजीएस में डायन होता है इसका मात्रक, और न्यूटन होता है एसआई में, ठीक है ना। अब इसको बदलना आपका काम है कि 1 न्यूटन में कितना डायन, 10 पे 5 की 10 पे 7 की 10 पे 9, खोजो, करो आराम से करना, होमवर्क है, अब उसको कर लेना, ठीक है ना। तो इन फोर्स का मात्रा क्या हो गया बेटा? यूनिट हो गया, न्यूटन भी होता है, डायन भी, न्यूटन एसआई में, और डायन किस में होता है आपका बेटा? ये होता है सीजीएस पद्धति में। और फोर्स अगर मैं बताऊं तो क्या है? फोर्स अगर मैं बताऊं तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। चलो अभी पाठ का हम लोग ढांचा बना रहे हैं, अब फोर्स कितने प्रकार का हमको यहाँ पे पढ़ाई करना है वो बनाते हैं उसका ढांचा, इसको मिटाए तो उसको बनाते हैं बेटा। देखो टाइप्स ऑफ फोर्स, अगर जो हमारा पहला वाला वीडियो देखे हैं तो वहाँ पे विस्तार से आपको मिलेगा, पहला वाला फिजिक्स का, पहला वाला फिजिक्स वर्ल्ड वाला वीडियो, अगर नहीं देखे तो देख के आ जाओ यहाँ पे, क्योंकि नॉर्मली चलेगा, हमको तो न्यूटन साहब तक पहुँचना है, हम पहुँचा रहे हैं आपको। टाइप्स ऑफ फोर्स कितना होता है बेटा? यहाँ पे नॉर्मली 4 होते हैं। नॉन कांटेक्ट बहुत विद्वान मिलेंगे, 3 बताएंगे, बहुत विद्वान 2 बताएंगे, ठीक है ना, जो अपनी बुक में वो बता रहे हैं। तो अभी वो सब हुआ नहीं है, बट बुक में तो हमारे 4 ही अभी बना है, वैज्ञानिक लोग शोध में लगे हुए हैं, वैज्ञानिक बनाने में लगे हुए हैं, कभी 2 बना दें, कभी 1 का बना देंगे, क्योंकि पूरा 1 का फोर्स पे काम करता है, सब बढ़ जाएंगे तब। तो नॉन कांटेक्ट है CONTACT, एक नॉन कांटेक्ट है यानी असंपर्क बल है, एक कांटेक्ट है, एक संपर्क बल है, और इसके अंदर तुम लिखते रहना। एक होता है बेटा वीक फोर्स, यानी कि थोड़ा मोड़ा कमजोर फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स, और चौथा वाला हमारा मैं बताता हूं तो न्यूक्लियर फोर्स है, नाभिकीय बल बेटा। 4 फोर्स हैं, नॉन कांटेक्ट, कांटेक्ट, वीक और न्यूक्लियर। नॉन कांटेक्ट क्या होता है? जब 2 वस्तुएं संपर्क में नहीं आई होती है तब भी फोर्स लग जाए, जब 2 वस्तुएं असंपर्क बल है बेटा, यानी कि जब 2 वस्तुएं संपर्क में ना आई हो, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना। अब बताओ, अब पृथ्वी यहाँ पे है, वस्तु पता नहीं उधर कहीं है, वस्तु को अट्रैक्ट करती है ना, बल लगाती है ना, खींच लेती है, संपर्क कुछ नहीं है, पृथ्वी यहाँ पे है, वस्तु यहाँ पे है, खींच ली, कोई संपर्क ही नहीं है बेटा। इस यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक कह सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ पे आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा कि प्लस प्लस एक दूसरे को रिपल करते हैं, देखो संपर्क में नहीं फिर भी रिपल करते हैं, प्लस माइनस क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, देखो संपर्क में नहीं है फिर भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आएगा मैग्नेटिक फोर्स, आएगा मैग्नेटिक फोर्स, जैसे बेटा चुंबक वाला, नॉर्थ से नॉर्थ रिपल करेगा, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करता है। कॉन्टैक्ट में आ जाओ, कॉन्टैक्ट में हमको क्या पढ़ना है? एक पढ़ना है टेंशन फोर्स पढ़ना है, टेंशन फोर्स यानी कि तनाव वाला बल बेटा, जो कि रस्सी से, कोई चीज़ रस्सी से लटका दोगे तो रस्सी में तनाव आता है ना, कोई चीज़ बेटा, अब मान लो यहाँ पे दीवार है यार, इसको रस्सी से लटका दो, दीवार है, पत्थर बड़क लटका दो तो रस्सी टाइट नहीं हो जाएगा, कहते से खिंचा रहा है, तो वही तो तनाव होता है। एक टेंशन आ जाएगा बेटा, और एक आ जाएगा आपका नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स, टेंशन को टी से दिखाते हैं, नॉर्मल फोर्स क्या होता है? इसको दिखाते हैं कैपिटल एम से, अभी सब मिलेगा आपको, बस देखते रहो। एक आएगा स्प्रिंग फोर्स, इसमें क्या आएगा? कांटेक्ट में, यानी कि बेटा जब वस्तुओं को छूने से, देखो यहाँ पे वस्तुएं टच में है, तब तनाव काम कर रहा है, इट कांटेक्ट संपर्क में रहेगा। और स्प्रिंग फोर्स दिखाते हैं एफएस से, और एक होता है चौथा बेटा यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स, इसका अलग अलग पाठ है, तुम्हारे 11th के बुक में यह पाठ आपका अलग है, यह तो कक्षा 12 में पढ़ना है, कोई इसका बात ही नहीं हमको करना है। ग्रेविटेशन का भी थोड़ी मोड़ी चर्चा करेंगे, इसका एक चैप्टर अलग से है, फ्रिक्शन का भी एक चैप्टर अलग से है, इसकी चर्चा नहीं करेंगे। नॉर्मली हम लोग पढ़ाई करेंगे इस वाले चैप्टर में है ग्रेविटेशन का थोड़ा थोड़ा, और इन तीनों का यही पढ़ाई हमको करनी है, बट इसमें बहुत कम, बहुत कम। अब भाई टेंशन और नॉर्मल ये ज़्यादा पढ़ना है, स्प्रिंग भी ज़्यादा हो सकता है, इसी में अगर हम फ्रिक्शन को मिला देंगे तो ये भी ज़्यादा हो जाएगा, इसी में अगर फ्रिक्शन को इंक्लूड कर दें पठवा ला के तो भी ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि ये 4 चीज़ हमको पढ़ना है। वीक फोर्स क्या होता है बेटा? इंटरमालिकुलर फोर्स, इंटरमालिकुलर फोर्स, मालिक्यूल के अंदर जो लगने वाले फोर्स होते हैं, ठीक है ना, उसे इंटरमालिकुलर कहते हैं। न्यूक्लियर क्या होता है बेटा? न्यूक्लियर माने होता है नाभिक के अंदर लगने वाले से प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन, अजीब सा फोर्स है, प्लस प्लस रिपल करता है, बट ये चपके रहते हैं पता नहीं कैसे,
वो भी पढ़ना है हमको, लेकिन ये सब अलग चैप्टर है हमारा। तो 4 है नॉन कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट, वीक न्यूक्लियर। नॉन कॉन्टैक्ट में ये सब आएंगे, कॉन्टैक्ट में ये सब आएंगे। फ्रिक्शन अब जानबे करते हो क्या होता है, रास्ता है, यहाँ पे कोई गाड़ी दौड़ रही थी, इनके बीच फ्रिक्शन, घर्षण लग रहा है। कोई मेज है, कॉपी सरकाओगे तो घर्षण लग रहा है, तो इसलिए बल लगाना पड़ता है। वीक फोर्स इंटरमॉलिकुलर फोर्स में आएगा, न्यूक्लियर वाले में न्यूक्लियस वाले आएंगे। प्रोटॉन प्रोटॉन को अट्रैक्ट करता है, पता नहीं कैसे इसमें सटे रहते हैं, और जबकि हम जानते हैं कि प्लस प्लस रिपल करेगा, बट ये सब चपके रहते हैं ना, तो ये होता है फोर्स हमारा। अब हम शुरू करते हैं। ग्रेविटेशन क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, टेंशन क्या होता है, स्प्रिंग क्या होता है, फ्रिक्शन क्या होता है, सारी बातें बारी बारी से जानेंगे। बस समझते रहो, अभी कुछ लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बट माइंड में घुसे लो सारी बातें, इसको मिटा के आगे चलते हैं। तो देखो बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ा देख लो। ग्रेविटेशनल, GRAVITATIONAL, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या पढ़े हो यार, देखो जरा, ये अगर ये दो वस्तुएं हैं, अगर r दूरी पर हैं, तो इनके बीच लगने वाला बल G, दोनों वस्तुओं के, अगर इसका मास m1 इसका मास m2 है, तो दोनों के मास का गुणनफल बटे उनके बीच की दूरी का स्क्वायर, इतना फोर्स मतलब कि होता है, लगता है, इनके बीच इतना फोर्स लगता है। अब प्लस प्लस रहेंगे तो रिपल का लगेगा, प्लस माइनस रहेंगे तो बेटा अट्रैक्शन का लगेगा, ऐसा होता है। प्रतिकर्षण आकर्षण का तो उनके ऊपर है किस प्रकार की सब वस्तुएं हैं। लेकिन एक बात और है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा आकर्षण का होता है। ग्रेविटेशनल है ना, कुछ है थोड़ी ना, यहाँ पे प्लस माइनस की चर्चा नहीं करनी, सॉरी हमने कर दिया उसके लिए सॉरी। ये तो हमेशा आकर्षित वाली करती है, पृथ्वी के ऊपर कोई वस्तु आकर्षित है ना होगी, यहाँ पे बेटा प्लस माइनस का खेल नहीं है, सॉरी। यहाँ पे हमेशा ये वाली जो फोर्स है ना, हमेशा अट्रैक्ट करती है वस्तुओं को, हमेशा क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। एक बात और बता दूं आपको, ये अगर अर्थ है, अब तुम जानते हो मास और वेट, मास और वेट में थोड़ा बड़ा अंतर होता है नहीं, किसी वस्तु में मतलब अमाउंट ऑफ मैटर इज कॉल्ड मास, कोई वस्तु है इसमें कितना मैटर लगा हुआ है वो उसका मास कहलाएगा। बट किसी m मास की वस्तु को पृथ्वी अपनी ग्रेविटी से नीचे की ओर खींचती नहीं खींचती है, खींचती है, तो बल लगाती है, उसे हम वस्तु का भार कहते हैं, ठीक है ना। जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। ये क्या है बेटा, ये आपका गुरुत्वीय त्वरण है पृथ्वी का, और ये हो गया मास वस्तु का। वैसे भी जानते हो यह बराबर क्या होता है, यह मई होता है, मास गुणे त्वरण वही बल होता है। तो यहाँ पे बल नहीं, यहाँ पे हम इसे भार कहते हैं, वस्तु का भार। जिस बल से मास गुणे त्वरण, अब चाहे यमई कहो चाहे यमजी कहो, मास गुणे त्वरण बल बनाता है ना, यहाँ पे इसे बल मतलब ये जो भार है ना, ये अगर यम मास की वस्तु है तो उसका भार कितना होगा, यमजी होगा। अगर 10 किलोग्राम की वस्तु है उसका भार कितना होगा, 10g होगा। क्या समझे, तो W बराबर mg होता है, हमेशा ये नीचे की ओर लगता है, हमेशा किधर होता है बेटा, ये डाउनवर्ड होता है, ठीक है ना। mg वस्तु का भार किसे कहते हैं, आप जान गए हो कि पृथ्वी किसी वस्तु को जितने बल से नीचे की ओर खींचती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, उसका भार कहते हैं। कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत नहीं है। आपने भी सुना होगा 1 किग्रा भार बराबर 10 न्यूटन या फिर 9.8 न्यूटन, ये सब आपने पढ़ा है, ये सब बातें हमको बताना नहीं। इसका मतलब क्या, अगर हमारा मतलब जो वस्तु है 1 किलोग्राम का है, उसको पृथ्वी, अब जी का मान 10 भी कभी कभी होता है, कभी 9.8 लिखा जाता है, 10। अगर हम देखो W बराबर, अगर हमारा वस्तु 1 किलोग्राम का है, जी का मान 10 है, तो W बराबर 10 न्यूटन, भार का मात्रा न्यूटन होता है, भार तो एक बल होता है। तो देखो W बराबर 10, इसे कहते हैं 1 किग्रा भार, यानी कि जब वस्तु का भार 1 किलो मतलब द्रव्यमान 1 किलोग्राम हो, जी से नीचे आ रही है, तो दैट टाइम उसे बोलते हैं 1 किग्रा भार। mg को तब क्या बोलते हैं, 1 किग्रा भार। W को हम क्या बोलते हैं, 1 किग्रा भार। अगर आपका 1 किग्रा भार कब कहोगे, जब आपका मास 1 किलोग्राम का रहेगा, तब आपके जो वस्तु का मास 1 किलोग्राम का रहेगा तब 1 किग्रा भार कह सकते हो। 1 किग्रा भार में कितना न्यूटन, 10 या फिर 9.8, क्योंकि m का मान 1, जी का मान 10 रखो चाहे 9.8 रखो। समझ में आई बात ना। ऐसे उसी को भार बराबर बल होता है एक प्रकार का, जो कि पृथ्वी खींचती है जिस बल से। ये हो गया।
ग्रेविटेशन हो गया, ये हो गया, ये तो हमेशा अट्रैक्शन का होता है। चलो ये देखो दूसरा नॉर्मल वाला फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहते हैं उसे वास्तव में, मैंने केवल नॉर्मल लिखा था, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ये क्या होता है भाई, चलो मान लिया एक कोई सरफेस है, ठीक है ना, और यहाँ पे कोई अगर ऑब्जेक्ट या ब्लॉक कह सकते हो यम मास का है सर, तो अब यहाँ पे वास्तव में यहाँ पे एक मतलब भार इसका होगा ना, जमीन इसको खींचेगी mg से, W बराबर mg। तो सोचो यार अगर इस पे mg लग रहा है तो यार नीचे ही जा रहा है क्या, अगर इस पे mg लग रहा है तो सोचो क्या ये नीचे जा रही है वस्तु, नहीं जा रही है, खुद की जा रही है ना, जा रही है ना, क्यों नहीं जा रही है, क्योंकि एक बल ऊपर लग रहा है, रिएक्शन फोर्स है, उसी को रिएक्शन कहते हैं, इसका उल्टा रिएक्ट कर गया, इसी को हम बोलते हैं बेटा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, कैपिटल N, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। यह हमेशा बेटा सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर होता है सरफेस के, समझ गया ना, कोई दिक्कत, इसी को बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। अभी बहुत बातें बतानी है, बस देखते रहो। मान लो एक कोई बेटा प्ले मतलब स्पेरिकल सरफेस है, यहाँ पे कोई ब्लॉक या मास का रखा गया है, तो नॉर्मल किधर काम करेगा, ये हमेशा सरफेस के, देखो सरफेस के परपेंडिकुलर, ये यहाँ पे लिख लो, ये हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर काम करता है, सरफेस के परपेंडिकुलर। सरफेस अगर देखो इसका सरफेस ऐसे बनेगा, इसके परपेंडिकुलर, पीछे खींचोगे सेंटर से जाएगा, अगर इस पर परपेंडिकुलर बनाना तो सेंटर से लेके जाना, क्योंकि बेटा किसी वृत्त पर अगर किसी परिधि पर कोई पॉइंट लोगे, उसको मतलब कि एक लंब खींचोगे, पॉइंट पे एक सतह बनेगा, तो इसका परपेंडिकुलर केंद्र से होकर ही जाता है। यहाँ पे अगर मान लो यम मास का है तो नॉर्मल इधर लगेगा, नॉर्मल डायरेक्शन इधर होगा, एक खींचने आना चाहिए आपको, ठीक है ना। और मान लो बेटा हमारे पास कोई इंक्लाइंड प्लेन हो, ऐसे तिरछा तल हो, यहाँ पे यम मास का कोई गुटका या ब्लॉक या वस्तु रखी हो, इस पर नॉर्मल रिएक्शन किधर होगा, तो ये सरफेस है, सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स हो गया। अब इधर देखो, अब इधर कितना होगा, देखो ये यहाँ पे समझना और एक बात, यह क्या हो रहा है, सरफेस वस्तु पर लगा रही ऊपर की ओर, सरफेस वस्तु पर ऊपर की ओर लगा रही है, mg हमेशा नीचे की ओर होता है, mg हमेशा नीचे की ओर होता है। अभी देखो सरफेस वस्तु पर ऊपर की ओर n लगा रही है, और एक काम यहाँ पे और हो रहा है कि जो वस्तु है ना वो सरफेस पर एक बल लगा रही है, इसके जस्ट विपरीत, इसके जस्ट विपरीत n, इसे भी n कह सकते हो। यहाँ पे समझना मैंने क्या बोला, एक सरफेस जो है ना वस्तु पर लगा रही है n ऊपर की ओर नॉर्मल परपेंडिकुलर में, ठीक उसी के परपेंडिकुलर वस्तु भी नीचे की ओर लगा रही है, तो ये बात समझना, mg कोई घटक बन जाएगा वो। चलो खैर अभी समझो, अभी नॉर्मल कैसे खींचते हैं मैं वो बता रहा हूँ, अभी तो बहुत सारे काम करने हैं। ये हो गया, इसको मिटा के देखते टेंशन क्या होता है। तो देखो अगला है टेंशन, अगली टॉपिक हमारी क्या है, टेंशन। अभी हम सीखेंगे टेंशन का डायरेक्शन अभी, ठीक है ना। अभी हम लोग क्या सीखेंगे, केवल टेंशन का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। आप ये देख लो छाता रूल कैसे होता है कैसे नहीं होता है। मान लो बेटा एक हमारे पास ये कोई रूफ है, छत है, ठीक है ना, यहाँ से एक रस्सी आई हुई है, यहाँ से एक रस्सी क्या हुई है, आई हुई है, और यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट को टांग दिया है m। तो रस्सी में तनाव हुआ है ना, अगर ऐसे है रस्सी में कुछ टांग दोगे, रस्सी में नहीं पता तो रबड़ लेके देख लो, रबड़ फैल जाएगा, वैसे तनाव कहते हैं। रस्सी में वही चीज तनाव में आएगा, रबड़ तो खैर स्प्रिंग वाले कैटेगरी में आ जाएगा, हमको उससे मतलब नहीं है, बट रस्सी टाइट हो जाएगी, कुछ टाइट महसूस करेगी, उसी को तनाव कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, तनाव कहते हैं। तो हमको हर एक टॉपिक की बहुत बेहतरीन चर्चा करनी है, अभी बता रहे हैं खाली। अब देखो तनाव का हमेशा जो डायरेक्शन होता है ना, टेंशन का डायरेक्शन, टेंशन का जो हमेशा मतलब कि अवे ऑफ पॉइंट होता है, अवे ऑफ पॉइंट होता है, पॉइंट से दूर हमेशा होता है। अगर इस पॉइंट पे टेंशन निकालना है, इस पॉइंट पे मतलब मास एक पॉइंट की तरह बिहेव कर लो, अगर इस वाले पे टेंशन निकालना है कि रस्सी का टेंशन किधर है, इधर से, तो इस पॉइंट के अवे, इस पॉइंट के अवे, इधर से टेंशन किधर है, इस पॉइंट के लिए रस्सी का टेंशन किधर है, तो इस पॉइंट के अवे। एक ही रस्सी है, एक रस्सी में दोनों काम हो रहा है, तो यह भी टेंशन बराबर होगा, तो कहते हैं टेंशन फोर्स,
टेंशन फोर्स। क्या कहते हैं बेटा? टेंशन फोर्स। मैंने क्या बोला? मेरे पास एक रस्सी थी, मैंने इसमें एक ऑब्जेक्ट को लटकाया तो रस्सी में तनाव हुआ, तनाव का बताओ डायरेक्शन क्या होगा? तो देखो इस वाले पॉइंट के लिए तनाव इधर होगा, इस वाले के लिए तनाव एक ही होगा, क्योंकि रस्सी एक ही है। रस्सी मतलब स्ट्रिंग, स्ट्रिंग सिंगल है, इसी पे दोनों तनाव काम करें, दोनों विपरीत दिशा में बराबर होंगे, दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तनाव का डायरेक्शन यही है कि हमेशा बेटा इस पॉइंट के अवे। यहाँ पे एक छाता रूल काम करता है। क्या काम करता है? छाता रूल। छाता रूल, जिस पॉइंट से आपको तनाव निकालना है उस पॉइंट पर बैठ जाओ, जिस पॉइंट पर तनाव निकालना है उस पर बैठ जाओ, छाता खोल दो। जिस पॉइंट पर तनाव निकालना है बेटा उस पर बैठ जाओ और छाता खोल दो। इस पॉइंट पर निकालना, बैठ के छाता खोलो, ऊपर जाएगा, ऊपर तनाव है। इस पॉइंट पर निकालना, बैठ के छाता खोलो, रस्सी है और खोना खोलोगे उधर, यहाँ थोड़ी खुलेगा, रस्सी नहीं उधर, रस्सी की ओर, तो छाता उधर आएगा, इधर खुलेगा, ये वाला इधर होगा, ठीक है ना। तो टेंशन का दिशा निकालने आ गया ना। देखो ये मान लो कोई ये रूफ है, रूफ मतलब नहीं, ये जमीन है, कोई सरफेस है, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई बंदा खींच रहा है, या फोर्स से खींच रहा है, रस्सी बांध के खींच रहा है, तो तनाव निकालना है। तो अब तनाव इस वाले पॉइंट के लिए तनाव किधर काम करेगा? इधर काम करेगा, पॉइंट के अवे, या तो पॉइंट के अवे, या तो इस पॉइंट पर बैठ के छाता को खोल दो, इस वाले पॉइंट पर छाता खोल दो, छाता रूल कहते हैं। तो तनाव हमारा इधर काम करेगा। इस बंदे के लिए तनाव किधर काम करेगा? रस्सी पर। या बंदा इधर बैठ के छाता खोलो रस्सी पर, तो इधर काम करेगा। एक का रस्सी का है तो टेंशन टी हो जाएगा, तनाव दोनों बराबर रहेंगे विपरीत दिशा में, ठीक है ना। बस देखते रहो, अभी देखते रहो, बड़ा मजा आने वाला है। मान लो यहाँ पे हमने एक M1 मास का और ठोक दिया, जोड़ दिया यहीं पे, अब क्या करोगे? कोई बात नहीं, अब तनाव निकालना है। इस वाले वस्तु पर बैठ के छाता खोलो, इधर का तनाव इधर आएगा, इस वाले वस्तु पर छाता खोलो तो इसका तनाव इधर आएगा। अब ये रस्सी बदल गई, रस्सी बदल गई तो फोर्स चेंज हो जाना है, तनाव चेंज हो जाना है। देखो जब रस्सी चेंज होगी, यही से मैं बात बता रहा हूँ आपको कि जब रस्सी चेंज होगी, जब रस्सी चेंज होगी तो तनाव चेंज हो जाएगा, तो तनाव क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे टी ना, यहाँ पे T1 लिखो। इस रस्सी, एक रस्सी है तो इधर वाला भी T1, इधर वाला T1। एक रस्सी के लिए एक तनाव, एक रस्सी के लिए एक तनाव। अब तनाव हर वस्तु की ओर से अलग अलग होगा, अलग दिशा में होगा। तनाव अलग अलग वस्तु से अलग अलग दिशा में होगा, यह बात जान लो। तनाव अलग अलग वस्तु के लिए अलग अलग दिशा में होगा, तय है, देख लो, बैठ के देख लो। बट एक रस्सी के लिए एक तनाव, यहाँ से रस्सी चेंज हो गई ना तो तनाव बदल गया, यहाँ पे तनाव कुछ और था, यहाँ पे तनाव कुछ और हो गया। तो वही बात है। तनाव निकालने के लिए चल एक मैं ऐसे लेता हूँ, या इस ऐसे ऐसे है, ऐसे है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट M है, ठीक है ना। ऐसे ना हो सकता है, ऐसे हो सकता है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट M मास का है, ठीक है ना, और इसको मैंने यहाँ से जोड़ रखा है। अब इसका तनाव बताओ किधर काम करेगा? इस वाले वस्तु पर बैठो, इधर छाता खोलो, ये तनाव T। इस वाले वस्तु पर बैठो, छाता खोलो, तनाव, दूसरी रस्सी चेंज हो गई, यहाँ पे T1 लिख दो। अब इस वाले वस्तु पर बैठो, यहाँ खोलो तो ये छाता T बनाएगा, इधर बैठोगे T1 बनाएगा। तो तनाव का दिशा निकालने आपको आ गया ना। तनाव का दिशा छाता वाला, जिस पॉइंट पर बैठो रस्सी की ओर छाता खोल दो, उधर तनाव हो जाएगा, खत्म बात। चलो एक प्रैक्टिस करवाते हैं आपको। प्रैक्टिस करो तब ना समझ में आएगा। मान लिया एक कोई इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है ना, एक कोई इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ पे कोई चीज़ है, ये ऐसे रखी है, ठीक है ना, ऐसे कोई दीवार है, ठीक है। अब हमको बताओ कि नॉर्मल का बताओ और टेंशन का बताओ। नहीं अभी नॉर्मल का, इसमें केवल नॉर्मल का बताओ, डायरेक्शन नॉर्मल का क्या होगा। तो नॉर्मल के लिए क्या होगा? इस वाले पॉइंट पर नॉर्मल कितना होगा, इस वाले पॉइंट पर क्या नॉर्मल होगा? इधर बेटा N1, इधर भी क्या हो जाएगा इसके लिए N1। इस सरफेस का कमाल है, अभी ये सरफेस का कमाल है। इस सरफेस MG की बात नहीं, ये सरफेस देखो, इस पॉइंट पर सरफेस लगा रहा है और ये पॉइंट सरफेस पर लगा रहा है। इस वाले केस में दोनों N रहेंगे। और यहाँ पे MG का कोई बात नहीं है, MG तो नीचे काम कर रहा है। इधर अगर N2 काम कर रहा है, इधर भी देखो, बात यही है बेटा, सरफेस के परपेंडिकुलर जो नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स होता है वो सरफेस से क्या होता है? परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर। समझ में आ गया ना? नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स समझ में आ गया ना? चलो एक काम करते हैं, अब यहाँ पे आप टेंशन का बताओ, टेंशन का बताओ, टेंशन का बताओ, टेंशन का बताओ, टेंशन का बताओ।
ये टेंशन का एक मार्क्स में और जोड़ दो। ये मान लो अब इसमें कैसे जोड़ेंगे, नहीं जोड़ पाएंगे ना, चलो यही छोड़ दो, टेंशन बताओ कैसे होगा। तो इस वाले मास पर बैठोगे छाता इधर खुलेगा इधर खुलेगा, यहाँ बैठोगे छाता इधर खुलेगा यहाँ छाता इधर खुलेगा, बट यहाँ पे T1 लिख सकते हो यहाँ पे T2 लिख सकते हो। एक नहीं करना, रस्सी चेंज हो गई ना, रस्सी चेंज तो तनाव चेंज, रस्सी चेंज तो तनाव एक प्रकार का बल है, तनाव एक प्रकार क्या है, बल है। टांग दिए ईंटा को तो रस्सी क्या करिए, बल लगा रही है। ईंटा क्यों रुका हुआ है, अरे भाई एमजी नीचे काम, ईंटवा को नीचे गिर जाना चाहिए ना, तो रस्सी टांगा हुआ है, तनाव लग रहा है, तनाव देखो ऊपर की ओर, समझो बात को, तनाव थोड़ा बता दे रहा हूँ आपको मैं। ये रूफ है, यहाँ पे ईंटा देखो, ईंटा एमजी से नीचे गिर जाना चाहिए था यार, बट रुका है क्यों, क्योंकि तनाव इसका ऊपर काम कर रहा है, इसका तनाव ऊपर काम कर रहा है ना। समझ में बात आई कि ना आई, आ गई। रस्सी ऊपर तो है नहीं, अब यहाँ पे तनाव के आधार काम करता है नीचे, रूफ से लोगे तो तनाव नीचे काम करेगा। भाई तुम इतना समझो, अभी इतना समझो, वस्तु नीचे गिर जानी चाहिए थी लेकिन ना गिरी, क्योंकि तनाव बल ऊपर काम कर रहा है। रस्सी के ऊपर इसी छाता वाला नियम समझ में आ गया ना, बस इतना बहुत है। छाता नियम समझ गया, प्रैक्टिस भी कर लिए, तनाव निकालने का दिशा जान गए ना, अंकी अमून की सर जी बताएंगे, आपने बढ़िया बताया। इसको मिटा के आगे देखते हैं क्या कहता है। तो देखो यहाँ देखो, आराम से देखो, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, यहाँ पे देखो, ये सब मतलब कि चैप्टर में अपने हमको यही सब काम करना है। जो कोई बॉडी होगी उसका मास हम पॉइंट से शो करेंगे। अब चैप्टर की शुरू हम करने वाले हैं, अगले वीडियो में कर देंगे, ये सब अभी तो इंट्रो चल रहा है। हम यहाँ पे जो भी बॉडी लेंगे, मान लो कोई यहाँ पे मतलब कि रोफ है, यहाँ पे कोई रस्सी है, यहाँ पे बंदर लटका हुआ है, तो बंदर लेके नहीं काम करेंगे, हम इस बंदर को पॉइंट मान लेंगे। बंदर का पूरा मास लेके थोड़ी चलेंगे, इस बंदर को पॉइंट मास लेके चलेंगे, पॉइंट मान के चलेंगे। ये एजम्पशन है हमारा, इसको मान के चलना है, ठीक है ना। ये सारी बातें मान के काम करनी। यहाँ देखो, बॉडी पर फोर्स देखा जाएगा, बॉडी पर फोर्स देखा जाएगा। फ्री बॉडी डायग्राम में क्या होगा, बॉडी पर, ये समझ में आया ना, कि कितनी ही बड़ी वस्तु रहेगी उसको हम पॉइंट मान के काम करेंगे। यहाँ पे बॉडी पर फोर्स देखा जाएगा। देखो जरा, ये मान लिया ये कोई एम मास का ब्लॉक है, ऊपर नीचे mg लग रहा है, ठीक है ना, और ऊपर क्या लग रहा है, n लग रहा है। बात समझना हमारी। एक देखो, सरफेस लगा रहा है वस्तु पर, सरफेस लगा रहा है बॉडी पर, सरफेस लगा रहा है बॉडी पर। अभी आप पढ़े हो कि यहाँ पे बॉडी भी सरफेस पर लगाती है, बॉडी भी सरफेस पर लगाती है, अरे सॉरी, हाँ बॉडी भी सरफेस पर लगाती है, बॉडी भी, यानी कि बॉडी द्वारा सरफेस पर फोर्स लगाया गया है। समझना बात को, ये हवाला जो है ना नॉर्मल रिएक्शन का, बॉडी द्वारा सरफेस पर फोर्स लगाया गया है, और यह क्या है, सरफेस द्वारा बॉडी पर फोर्स लगाया गया है। तो इस पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, बॉडी पर फोर्स। हम क्या देखेंगे हमेशा, बॉडी पर फोर्स। तो बॉडी पर फोर्स सरफेस लगा रही है, तो अगर कोई बोले कि इसका बनाओ फ्री बॉडी डायग्राम, तो बॉडी देखो, बॉडी पर एक बल नीचे की ओर लग रहा है, बॉडी पर एक बल नीचे की ओर लग रहा है, बॉडी पर एक बल नीचे की ओर लग रहा है, और बॉडी पर एक बल सरफेस के द्वारा ऊपर की ओर लग रहा है। ये हमारा, इस एन को हम नहीं लेंगे ना, इसको नहीं लेंगे, ये सब नहीं चलेगा। यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे सब एजम्पशन है, मान के चलना है, ये सब सॉल्व करेंगे हम लोग, समझ लो, बड़ा मजा आने वाला है यार, तुम लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हो। बॉडी पर फोर्स लगाया जाएगा, देखा जाएगा, बॉडी पर फोर्स। बॉडी पर देखो, एक नीचे लग रही है और एक यहाँ पे। बॉडी क्या कर रही है हमसे उससे मतलब नहीं है, बॉडी पर फोर्स, बॉडी किस पर फोर्स लगा रही है हमसे उससे मतलब नहीं है, हमको हमारा मतलब है कि बॉडी पर फोर्स है, बॉडी पर फोर्स है, ठीक है ना, समझ गए। चलो अब तीसरा है रेफरेंस फ्रेम होना चाहिए। फोर्स को देखने के लिए एक रेफरेंस फ्रेम होना चाहिए, इनर्शियल फ्रेम कहते हैं उसे, इनिशियल फ्रेम कहते हैं। ऑब्जर्वर होना चाहिए, बला देखने के लिए तो ऑब्जर्वर होना चाहिए। आखिर भाई साहब, बॉडी पर अगर एक बल लग रहा है तो कोनो देखने वाला होना चाहिए ना, तो यहाँ पे होना चाहिए ऑब्जर्वर। वो भी कहाँ से देखेगा, 99% ग्राउंड से देखेगा, और आपके 11 से तो ग्राउंडर से देखेगा, ये नहीं कि आसमान में बैठ के ताकेगा ना। बॉडी पर जो फोर्स लग रही है उसको देखने वाला, एक देखने वाला देख करता होना चाहिए, वो ज़मीन से देखेगा, ज़मीनिया बैठ के देखेगा, ठीक है ना। अब 99% केस ज़मीन पे ही होता है, बाकी अब आगे पीछे क्या होता है उस बात की बात है। तो
ये 3 बात समझ में आई ना। कोई भी बड़ा पॉइंट, बड़ा चीज होगा उसको पॉइंट बनाने काम करना है। बॉडी पर केवल फोर्स, हमको उससे मतलब है। बॉडी द्वारा, बॉडी कितना फोर्स लगा रही है किसी पर, हमको उससे मतलब नहीं है। हमारा मतलब है बॉडी पर कितना फोर्स लग रहा है, बॉडी पर कैसा फोर्स लग रहा है, उससे मतलब है। फोर्स रिफरेंस पर मतलब फोर्स को देखने के लिए एक ऑब्जर्वर होना चाहिए, ठीक है। और एक बात और, जो भी यहाँ पे आप स्ट्रिंग ले रहे हो ना, जो पीछे रस्सी से लिए हो ना, सब मासलेस हैं। सब कैसे हैं बेटा? मासलेस हैं। क्योंकि मास उस नहीं है ना ही हो, कोनो मास उस ना ही है। वो मासलेस मान के काम करना है, द्रव्यमानहीन, उनका कोई द्रव्यमान नहीं है। द्रव्यमानहीन मान के काम करना है। द्रव्यमानहीन रहेगा तो कोनो बेटा नीचवा एमजीओ नहीं लगेगा। अरे भाई मान लिया, चलो अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखा है, मैं आपको बता दूँ, 1 मिनट। ये समझ गए वाला ना? अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूँ इसके पहले, ये तो मासलेस तो काम करना ही करना है। मान लो ये यहाँ पे कोई इंक्लाइंड प्लेन हो, ये इसका आपको बनाना हो फ्री बॉडी डायग्राम, तो कैसे बनाओगे? एक नॉर्मल ऊपर की ओर काम करेगा। अभी सरफेस मतलब कि बॉडी सरफेस पर लगा रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। बॉडी पर एक नीचे की ओर, बॉडी पर एक नॉर्मल फोर्स ऊपर की ओर, बॉडी पर एक नीचे की ओर। इसका डायग्राम कैसे बनेगा? mg नीचे की ओर और इधर हमारा नॉर्मल लग रहा है, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन। ये फ्री बॉडी डायग्राम है, बना लोगे ना बेटा फ्री बॉडी डायग्राम। चलो यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे मान लो एक रूफ लिया है, मतलब कि रूफ है, और यहाँ पे हमने एक टांग दिया है पुली टांग दिया है, और यहाँ पे हमने एक ब्लॉक टांग दिया है m1 मास का, इधर हमने ब्लॉक टांग दिया है m2 मास का। क्या देख पा रहे हो? जल नहीं कर रहा है, थोड़ा मोड़ा कर रहा है बेटा, कंप्रोमाइज़ कर लो, बस वीडियो खत्म होने वाला है, ठीक है ना। मैंने कहा यहाँ पे टेंशन बनाओ, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, टेंशन बना के बनाओ, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है सब बनाओ। तो कोई बात नहीं है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है ना। तो जो ये रस्सी है ना, जो स्ट्रिंग है ना बेटा, वह क्या है? मासलेस है। अब भाई पुल्ली पे लटका हुआ, पुली इसे बोलते हैं पुली। कुआं में जब पानी पहले खींचा जाता है तो पुल्लिये पे खींचा जाता है ना। यहाँ पे जो पुली है ये अभी मासलेस है, इसका कोई मास नहीं है, यहाँ पे कोई मास नहीं। यहाँ पे जो पुली है, जो रस्सी है, ये सब ऑब्जेक्ट, इनका कोई मास नहीं मानना है, कोई द्रव्यमान नहीं मानना है, इनका कोई, सब मासलेस हैं, जीरो मास मतलब जीरो मास। यहाँ पर एक m1g काम करेगा, यहाँ पर एक m2g काम करेगा। अब हमको इस पर टेंशन निकालना है, तनाव। छाता लेके आओ, छाता लेके आया, यहाँ पे बैठा, छाता खोल दिया तो ऊपर टेंशन काम करेगा, ठीक है ना। अब ऊपर टेंशन, अब यहाँ पे कोनो पुलिया बैठ के छाता खोल देता, अब नीचे की ओर टेंशन काम करेगा। अब यहाँ पे आ जाओ, वही काम यहाँ पे करना है। अब यहाँ पे कोई बैठ के छाता खोल दे तो तनाव ऊपर की ओर काम करेगा। यहाँ पर छाता कोई बैठ के खोल दे तो तनाव ऊपर की ओर काम करेगा। सब टी रहेंगे, क्यों? क्योंकि रस्सी एक ही है, रस्सी एक ही है, यहाँ पे तो रस्सी एक ही है, एक कर से लटके हुए हैं, तो तनाव थोड़ी बदलेगा, बस दिशाएं पर हमको देखने, दिशाएं देख लिया हमने। एक बात और बेटा, मुंह में मच्छर चला जा रहा है, शाम हो रहा है ना, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो, यह दूसरी रस्सी है, भाई साहब। ये अगर दूसरी रस्सी है तो अब यहाँ पे तनाव अगर कोई पूछे तो मासलेस है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे छाता बैठ के खोलोगे, यहाँ पे T1 करोगे, ये रस्सी बदल गई तो तनाव बदल गया। तो डायग्राम इसका बना दूं, डायग्राम देखो, इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए कहा जाए तो ये मास वाला पॉइंट की तरह बिहेव करेगा, नीचे m1g काम करेगा, ऊपर तनाव T काम करेगा। इसका बनाओगे तो नीचे m2g काम करेगा, इसका तनाव T ऊपर होगा। एक फ्री बॉडी डायग्राम है, यही क्या है? फ्री बॉडी डायग्राम। यहाँ तक अगर समझ गया हो तो बेटा हम अगले वीडियो में पढ़ें। इसका भी बना लो, इसका बनाओगे तो कुछ बनेगा नहीं बेटा। ये पुली है, ये पॉइंट, मतलब ये पॉइंट वाला पुली है, इधर बेटा T काम कर रहा है, इधर भी T काम कर रहा है, और ऊपर क्या काम कर रहा है? अगर बनाओगे तो ऊपर क्या काम कर रहा है? T1 काम कर रहा है, ठीक है। बस इतना बना सकते हो ये पुली के लिए। फ्री बॉडी डायग्राम समझ में आया? यस सर आया। ये सब बना लोगे ना, मासलेस हैं, जो भी रस्सी है, पुली, ये सब मासलेस पे हमको काम करना है, यही फ्री बॉडी डायग्राम का काम है। सब कर लिए, सवाल तो ऑटोमेटिक लगेगा। अब तुम सवाल में महारत हासिल करने वाले हो, ठीक है ना। तो फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।